ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना हो, क्या होगा बेटा 13.6 इंटू Z2 है 2 स्क्वायर, दिस इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं से एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी जो चाहिए, पहले के लिए x नोट चाहिए थी, दूसरे के लिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में जेई मेन में आ सकता है, इस बार ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज बाइनरी स्टार सिस्टम। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है, अभी तक मैंने जो बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू दैट बोहर मॉडल ऑफ एटम, nucleus is much heavier than the electron, that's why nucleus is assumed to be at rest, only electron revolves around the nucleus। ठीक है, इसीलिए हमने वो जो फॉर्मूला है वहां पे सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है। बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब है अगर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हैव कंपेरेबल मास, अगर इनके मास कंपेरेबल हैं, इफ दे आर हैविंग कंपेरेबल मास, देन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बोथ विल रोटेट, then electron and nucleus both will rotate about their center of mass with same time period in opposite direction। क्या मतलब है, बड़े ध्यान से समझना। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में घूम रहा है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, क्योंकि फिर भी चाहे कितना भी मास हो, न्यूक्लियस तो भारी हो। अब अगर ऐसा है और ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूम रहा है ओमेगा से, तो ये न्यूक्लियस इधर घूमेगी ओमेगा से, और ये इसके अबाउट घूमेंगे दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये आ गया, ये मेरे पास मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ये मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जस्ट जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर ये इधर घूम रहा है ओमेगा से, तो ये इधर घूमेगा ओमेगा से, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंट। मान लो ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो बेटा व्हाट विल बी योर x1? x1 विल बी MER by Mn plus Me, where Mn is the mass of nucleus। ये आपको बेटा समझ में आना चाहिए कि मैंने ये कैसे लिखा है। ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, एंड ऑन द सेम लाइन x2 कैन बी रिटन एज मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू r by mass of nucleus plus mass of electron। From here you can write, इस पे ये फोर्स लगाएगा, हमने पहले नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से घूमते हैं। अब ये इसके अबाउट घूम रहा है, ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा बेटा? ये वाला फोर्स लगेगी क्या? वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है 1/4πε0 चार्ज ऑन न्यूक्लियस दैट इज Ze, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E बाय रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो r कितना बेटा? x2 into omega square, into omega square। This can also be written as mass of nucleus into x1 into omega square, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम लग रही है, और घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होती है mr ओमेगा स्क्वायर। दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम है, रेडियस अलग अलग है, जिस सर्कल के अंदर ये घूम रहे हैं दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। क्लियर है? यहां से आप कुछ भी निकालना चाहो, एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू r, इनका यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। मैं आप इसमें ना एक शॉर्टकट वाले तरीके पे आ रहा हूं। जब भी ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं,
तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज म्यू इनटू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और ये जो कंसेप्ट होता है दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। ये किसका कंसेप्ट होता है बेटा? रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। इस केस में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं वो तो उतना ही होना है nh/2π, वो तो बोर मॉडल का टर्म से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा? L²/2I, दिस इज n²h² बाई 4π² डिवाइड बाय 2, I की वैल्यू क्या है बेटा? म्यू r²। हाँ बेटा क्लियर है? तो ये आपका रिजल्ट आ गया क्या? n²h² बाई 8π² म्यू r²। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द म्यू। अब यहां से बेटा एक कंसेप्ट और आता है, अगर मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ी है तो I सीधा सीधा हो रहा था mr²। m किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। m क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, me यहाँ पर है ना। और इस केस में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वो आ रही थी L²/2I, दिस इज n²h² बाई 4π² इंटू 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू r², सीधा सीधा रोटेशन की वजह से ये आ रही। इस केस में हमने रिडबर्ग कांस्टेंट को लिखा था, इसी केस में हमने रिडबर्ग कांस्टेंट यहां से ये फॉर्मूला लगाया था 1/λ इज इक्वल टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2², जहां पर ये रिडबर्ग कांस्टेंट है इसको r इन्फिनिटी लिख रहा हूं। r इन्फिनिटी का मतलब है जब न्यूक्लियस का मास उसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब यहीं से अगर मास कंपेरेबल है, अब बड़े ध्यान से समझना, पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था MEr²। पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कितना था बेटा? MEr², ठीक है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ये पहले वाला था, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो हो गया me इंटू mn बाई me प्लस mn इंटू r², म्यू r²। म्यू का मतलब वही है me इंटू mn बाई ये हो गया। अब अगर आप इसको देखो, ये टर्म फालतू है, ये तो वही पहले वाली टर्म है। मतलब क्या हुआ? पहले से ये वाली टर्म फालतू आ गई, ठीक है, इंटू I1। इन शॉर्ट ये क्या आ गया? 1 प्लस me बाई mn फालतू आ गया। या आप ये याद रख लो, जब ये वाली चीज हो तो हम सिर्फ मास यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन का, जब ऐसा यूज हो तो me को आपको रिप्लेस करना है म्यू से, रिड्यूस्ड मास से। जब दूसरा केस हो आपको ध्यान रखना है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, जब ये वाला केस था तो आपको सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करना है, जब कंपेरेबल हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना है किससे बेटा? म्यू से। ये आपको ध्यान रखना है रिड्यूस्ड मास से। इस केस में अगर मैं रिडबर्ग कांस्टेंट की इफेक्टिव वैल्यू निकालूंगा वो इन्फिनिटी बाई 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ न्यूक्लियस ये आता है। ध्यान रखना है 1 प्लस me बाई mn ये वाला फॉर्मूला आता है इस केस में। मतलब मैं जो फॉर्मूला ये वाला लगा रहा हूं 1/λ का, अगर दोनों का मास कंपेरेबल हो तो वेवलेंथ सेम आएगी या अलग आएगी? अलग आएगी। देखते हैं अब हम, इफेक्टिव रिडबर्ग कांस्टेंट कम हो गया क्योंकि नीचे 1 से ज्यादा टर्म आई। अगर इफेक्टिव रिडबर्ग कांस्टेंट कम हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट बेटा क्या हो गया? कम हो गया। अगर रिडबर्ग कांस्टेंट कम हो गया तो लैम्डा क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो वेवलेंथ बढ़ गई।
वेवलेंथ बढ़ गई मतलब दोनों के बीच की जो एनर्जी है, दो लेवल के बीच की एनर्जी है, वेवलेंथ बढ़ने से एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। पहले एनर्जी ज्यादा निकलती थी, अब एनर्जी कम निकल रही है। थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचते हैं, पहले न्यूक्लियस को रिकॉइल नहीं करना था, जो भी एनर्जी का गैप था वो सारी की सारी एनर्जी फोटोन लेके जा रहा था। अब क्या है, अब एनर्जी फोटोन को भी लेके जानी है और उस एनर्जी का कुछ पोर्शन हाइड्रोजन एटम रिकॉइल करने में ले जाएगा। तो फोटोन को एनर्जी पहले से कम मिलेगी जब न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट था उसके कंपैरिजन में, तो फोटोन को एनर्जी कम मिलेगी, तो वेवलेंथ जो फोटोन निकलेगा उसकी पहले वाले केस से ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक ये रिकॉइल ऑफ एटम वाले केस से मैं बता रहा था, ये मैं आपको, ये तो अलग केस है। रिकॉइल ऑफ एटम वाले केस में भी एक कंपैरिजन आता है कि मान लो हाइड्रोजन एटम रिकॉइल नहीं कर रहा, अगर हाइड्रोजन एटम रिकॉइल नहीं कर रहा तो आपको बेटा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन एटम अगर हमारा रिकॉइल नहीं कर रहा तो सारी की सारी एनर्जी फोटोन लेके जाएगा, फोटोन को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब अगर हाइड्रोजन एटम रिकॉइल भी कर रहा है जो पिछले केस में था, अब फोटोन के अलावा एनर्जी हाइड्रोजन एटम को भी चाहिए, तो फोटोन को एनर्जी कम मिलेगी, तो वेवलेंथ अब ज्यादा आएगी। तो एक में हम मान लें कि रिकॉइल नहीं हो रहा है, एक में रिकॉइल हो रहा है, तो वेवलेंथ का कंपैरिजन एक में ज्यादा आएगी एक में कम आएगी, वो मैं आपको समझा चुका हूं। अगर दोनों के मास की बात करूं, बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेरेबल हो, अगर कंपेरेबल मास में अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह इफेक्टिव रिडबर्ग कांस्टेंट ऐसे लिखना है, me को म्यू लिखना है। अगर न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, देन आपको क्या रखना है, me का me रखना है। जहां कहीं पर भी अगर इन दोनों का मास कंपेरेबल आ जाए तो जहां पर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था वहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या रखोगे बेटा, म्यू रखोगे। ध्यान हो आपको, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर आपको ध्यान में हो, मैंने रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, उसमें हम ये मानते थे कि न्यूक्लियस इनफाइनाइट मास की है, न्यूक्लियस विल रिमेन एट रेस्ट। बट अगर बोल दे नहीं, न्यूक्लियर और इसका मास कंपेरेबल है, मतलब न्यूक्लियस का मास इससे 5 टाइम्स है सिर्फ, तो अब ये कंपेरेबल मास है, तो अब आप म्यू निकालोगे, म्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, 5 into this by 5 plus 1 6, 5/6 कितना टाइम मास आ गया बेटा, 5/6 टाइम्स मास आ गया, मतलब रेडियस 6/5 टाइम हो जाएगी। तो आपको ऐसे चीजें ध्यान में रखनी है कि जहां पर जब भी मास कंपेरेबल आएंगे तो मुझे m को म्यू से रिप्लेस करना है, इफेक्टिव रिडबर्ग कांस्टेंट को इससे लिखना है। r इन्फिनिटी का मतलब मैंने ये माना है कि न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा है, मीन्स न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपैरिजन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम क्या, मैंने सारे टॉपिक्स आपको कवर कर दिए हैं। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, जिस जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम फिर कर लेंगे, वो मैं आपको उसका वीडियो नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगा।